बच्चों आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे कि आपका एलसीआर स्टडी के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका करा के आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कराना चाहते हैं कि आपका एलसीआर स्टडी में बेसिकली होता क्या चीज़ है। तो इससे पहले मैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा और आपका जानकारी दे दूँ कि आपका अभी हमने कहा कि आपका पावर जो है आपका क्या होता है एलसीआर स्टडी में आई स्क्वायर जेड इंटू कॉस ऑफ फाई होता है। तो हमने क्या बोला था जी बच्चों कि आपका व्हाट इज फाई? फाई इज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। क्या आपका ये हुआ आपका वो करंट आई नॉट या आपका वोल्टेज हुआ वी नॉट, इन दोनों के बीच का एंगल जो है आपका क्या होता है फाई। व्हाट इज द फाई? फाई इज द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो हमने बोला था कि आपका पावर जो है सिर्फ वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। जैसे कि हमें जब आपका डीसी करंट के ऊपर जो हम टॉपिक पढ़ाया करते थे बच्चों, उस टाइम आपका पावर जो हमेशा वोल्टेज इंटू करंट होता था। तो पावर जो है आपका वोल्टेज इंटू करंट होता था। जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, पर्टिकुलर आपका करंट होगा, तो उस टाइम हमेशा पावर डिसिपेटेड होगा किसी सर्किट के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि आपका पावर जो है एलसीआर सर्किट के अंदर आपका पावर इन केस ऑफ द एसी आपका वोल्टेज सप्लाई के अंदर एसी करंट के अंदर जो आपका पावर जो होगा वो सिर्फ वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। आपका पावर जो है आपका कॉस फाई के ऊपर भी डिपेंड होगा। तो आपका कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट होगा। तो आपका एक मेन डिफरेंस क्या चीज़ होती है आपका डीसी और एसी में बच्चों कि आपका डीसी में आपका पावर जो है वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो एसी सप्लाई के केस में आपका पावर जो है आपका वोल्टेज करंट और द कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट होता है। तो हमने कहा जब बोला था कि बच्चों कि आपका एलसीआर सर्किट आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी बन सकते हैं, आपका एलसीआर सर्किट प्योर इंडक्टिव भी बन सकते हैं। हमने बोला था कि आपका कैपेसिटर देखो बच्चों हमने बोला था कि आपका पहला केस में कि आपका एक्स एल जो है आपका एक्स सी के एक्स एल जो है ग्रेटर देन एक्स सी, तो आपका उस टाइम क्या होगा जब आपका ये वाला क्या था बच्चों वी एल, ये वाला था बच्चों आपका वी सी। वी सी जब आपका वी एल जो है आपका वी सी के बड़ा होगा तो उस टाइम आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका प्योर इंडक्टिव का रोल करता है। प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट बनता है। कब कैसे बनता है बच्चों? जब आपका एक्स एल जो है आपका एक्स से आपका ग्रेटर होगा तो उस टाइम जहां आपका प्योर इंडक्टिव होगा। जब आपका बच्चों आपका एक्स सी जो है आपका एक्स एल से ग्रेटर होगा तब जो है एलसीआर सर्किट जो है आपका प्योर जो है आपको क्या बनता था? कैपेसिटिव सर्किट बनता था। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है बच्चों कि आपका एक्स सी जो है आपका ग्रेटर होगा एक्स एल से, और का इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है बच्चों आपका इंडक्टिव सर्किट एक्सएल जो है आपका एक्सी से आपका बड़ा होगा। तो उस टाइम जो है आपका एलसीआर सर्किट आपका प्योर इंडक्टिव भी बनता है, प्योर आपका प्योर कैपेसिटिव भी बनता है बच्चों। तो आपका एक चीज याद रखना है आपका बच्चों कि आपका एलसीआर सर्किट के अंदर आपका प्योर इंडक्टिव भी बनता है, प्योर कैपेसिटिव भी बनता है। तो आपका एलसीआर सर्किट के अंदर प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव दोनों बना। तो आपका प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव के अंदर आपका पावर डिसिपेटेड कितना होता है इनकेस ऑफ एलसीआर सर्किट में? तो आपका पावर डिसिपेटेड, तो यहाँ पे मैं लिख दूं पावर डिसिपेटेड प्योर इंडक्टिव एंड आपका क्या बन जाए बच्चों? प्योर कैपेसिटिव। तो प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव में क्या होगा बच्चों? क्योंकि हमें पता है बच्चों कि आपका चाहे इंडक्टिव के केस में हो चाहे आपका कैपेसिटिव के केस में हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा फेज एंगल का डिफरेंस होता है हमेशा पाई बाई टू। तो उस टाइम हमेशा क्या होगा? फाई जो है हमेशा क्या होगा आपका पाई बाई टू होगा। तो आपका कॉस फाई क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तो आपका कॉस फाई यहाँ पे जीरो पुट करने से क्या होगा? पावर डिसिपेट इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आपका कॉस फाई आपका जीरो होगा। कॉस फाई जीरो इसलिए होगा क्योंकि आपका वोल्टेज हो चाहे आपका करंट हो चाहे इंडक्टर हो चाहे आपका कैपेसिटर हो, हमेशा उन दोनों के बीच का हमेशा फेज डिफरेंस हमेशा पाई बाई टू करता है। कभी तो वोल्टेज करंट से लीड करता है पाई बाई टू, कभी तो आपका करंट जो है वोल्टेज से लीड करता है पाई बाई टू। तो उस टाइम आपका पावर जो है आपका जीरो बनता है। पावर जीरो बनता है बच्चों कब? इंडक्टिव केस में और कैपेसिटिव केस में आपका। इसका मतलब है नो पावर डिसिपेटेड। इवन यहाँ पे मैं लिख दूं नो पावर डिसिपेटेड, कोई भी पावर वहां पे डिसिपेट नहीं होता है। इवन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इवन करंट फ्लोइंग इन द circuit, this
करंट इज कॉल्ड इट वायरलेस करंट। उस करंट को क्या बोला जाता है बच्चों आपका वायरलेस करंट। दिस करंट इज कॉल्ड इट, उस करंट को क्या बोला जाता है बच्चों आपका वायरलेस करंट बोला जाता है, वायरलेस करंट, वायरलेस करंट। तो बच्चों आज आपको यहाँ पे वायरलेस करंट, यहाँ पे एक और आपका डिफिनेशन बन गया बच्चों कि वायरलेस करंट क्या चीज़ होते हैं। तो आपका आंसर होगा वायरलेस करंट केस ऑफ एलसीआर सर्किट में वायरलेस करंट उस करंट को बोला जाता है जहाँ पे आपका उस सर्किट के अंदर करंट तो फ्लो होगा, लेकिन आपका वोल्टेज और करंट जो है आपका बाय फेज एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ π/2 होने की वजह से वहाँ पे पावर का वैल्यू जो है आपका 0 बन जाता है। उस टाइम आपका पावर डिसिपेटेड आपका 0 बन जाता है। नो पावर डिसिपेटेड in case of pure inductive, pure in case of pure capacitive, even current flow in the circuit। हालांकि उस करंट उस सर्किट के अंदर एलसीआर सर्किट के अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा होगा, फिर भी आपका उस सर्किट के अंदर आपका पावर डिसिपेटेड आपका 0 होगा। उस करंट को क्या बोला जाता है बच्चों आपका वायरलेस करंट बोला जाता है। तो आपका पावर मैक्सिमम पावर जो है आपका डिसिपेट कब होगा बच्चों, जब आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका रेजोनेंस कंडीशन पे होगा। जब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है आपका cos फाई हमेशा आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है बच्चों आपका, जब रेजोनेंस कंडीशन में आपका इंपेडेंस जो है हमेशा एक सिंगल आर के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा था बच्चों कि आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेट जो है आपका मैक्सिमम पावर आपका डिसिपेट, मैक्सिमम पावर जो है वो आपका डिसिपेट कब होता है बच्चों, जब आपका रेजोनेंस कंडीशन में होगा, जब आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका रेजोनेंस कंडीशन में होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या था बच्चों आपका इंपेडेंस हमेशा क्या होता है आर, और आपका करंट जो है आपका मैक्सिमम होगा। जब आपका इंपेडेंस जो है आपका आर के बराबर होगा उस टाइम आपका एलसीआर सर्किट जस्ट बिहेव्स ए सिंगल रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज और आपका करंट दे आर इन सेम फेज। तो उस टाइम फाई जो हमेशा 0 होगा। तो फाई 0 होने से cos 0 हमेशा मैक्सिमम होगा। तो पावर जो हमेशा मैक्सिमम होगा। तो पावर मैक्सिमम डिसिपेटेड इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू Z। ये हुआ बच्चों इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेट कब होता है, जब आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका रेजोनेंस कंडीशन में होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है एलसीआर सर्किट के बेस हम कराने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कैसे आपका एलसीआर सर्किट में कैसे आप एक्स को निकाला जाएंगे, कैसे एक्स सी को निकाला जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक सर्किट डायग्राम कर दूं बच्चों। ये आपका रेजिस्टेंस है जो क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म होगा। इसके बाद यहाँ आपका इंडक्टर है, यहाँ आपका कैपेसिटर है। इसको क्या किया मैंने, एक क्या हुआ एक सप्लाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज से मैंने क्या किया कनेक्ट किया। यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज है बच्चों। सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू क्या दिया है 20/50 आपका साइन ऑफ 50 साइन ऑफ आपका क्या होता है 100t प्लस 30। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, देखो वोल्टेज 50 आपको V0 के बदले क्या है 50 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t इंटू प्लस 30। तो यहाँ पे अगर इसको मैं कंपेरिजन करूँ 20/V0 आपका साइन होगा इंटू ओमेगा t प्लस 5 होगा। तो 5 के बदले क्या है आपका 30। तो इसमें केस में इस पर्टिकुलर आप मान लो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपका वोल्टेज आपका लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ 30। तो करंट जो है हमेशा इससे पीछे होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है आपका 300 ओम दिया है बच्चों। इसके बाद इंडक्टेंस के वैल्यू 1 हेनरी। इसके बाद आपका कैपेसिटेंस के वैल्यू जो है आपका 20 माइक्रोफैरड दिया है। तो 20 माइक्रोफैरड जो है आपका कैपेसिटेंस के वैल्यू, आपका इंडक्टेंस के वैल्यू 1 हेनरी। इसके बाद 300 ओम जो है आपका क्या दिया है आपका रेजिस्टेंस के वैल्यू। तो ये सारे क्या होगा एक कांस्टेंट टर्म होगा, ये सारे आपका फिक्स होगा बच्चों। तो यहाँ पे वोल्टेज देने से यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर करंट चलेंगे। तो आपका फिक्स इंटरवल टर्म के बाद आपका करंट जो है उसकी पोलरिटी चेंज होगी, करंट अपना डायरेक्शन आपका मान लो चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ से निकालना क्या है बच्चों, फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड, मुझे क्या निकालना है, पहला मुझे निकालना है बच्चों एक्सएम, इसके बाद दूसरा निकालना XC, और इसके बाद आपका थर्ड जो है आपका क्या निकालना है Z इंपेडेंस निकालना है बच्चों। इसके बाद एंड फाई, इसके बाद आपका फेज एंगल निकालना है, फेज डिफरेंस बिटवीन द आपका क्या है आपका वोल्टेज एंड करंट।
तो इसके लिए मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, इसके बाद एक डायग्राम यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों एक्सएल, तो यहाँ पे मैं पहला ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो एक्सएल क्या होगा बच्चों, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो देखो बच्चों एक्सएल आपका फिक्स क्वांटिटी नहीं होता, यहाँ पे मैं लिख दूँ आपका एक्सएल जो है आपका एल ओमेगा होता है। तो एल जो है आपका फिक्स क्वांटिटी है 1 है, लेकिन ओमेगा जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसीलिए एक्सएल जो है आपका एक वेरिएबल टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों एक्सएल जो है एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो एल का वैल्यू क्या दिया बच्चों 1 हेनरी इंटू आपको ओमेगा की वैल्यू क्या देगा बच्चों, यहाँ से इसको कंपैरिजन करेंगे आपका टी की, तो ओमेगा वैल्यू क्या है 100, तो क्या हुआ 100 ओम हुआ, किसका वैल्यू आपका एक्सएल का वैल्यू। तो आपका एक्सएल का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है आपका, ये हुआ बच्चों 100 ओम, ये हुआ एक्सएल का वैल्यू। इसके बाद आपका क्या आएगा बच्चों एक्ससी, एक्ससी इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था बच्चों 1/c ओमेगा, 1/c का वैल्यू क्या है बच्चों 20 माइक्रोफैरड। तो 20 इंटू 10⁻⁶, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 20 इंटू 10⁻⁶ इंटू ओमेगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है बच्चों आपका 100, तो यहाँ पे क्या हुआ 100। तो यहाँ पे हल करने से क्या होगा बच्चों 1/1 क्या हुआ बच्चों 2 इंटू 100 क्या हुआ 2000, यहाँ पे क्या होगा 2000 इंटू 10⁻⁶, यह ऊपर लाएंगे हम, माइनस इसको ऊपर लाए तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पे क्या हुआ 10⁻⁶, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 2000, यहाँ पे ये हुआ बच्चों 0 क्या आएगा 6 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 1000 कैंसिल हुआ, इसके बाद 2 5 10, इसका 1 लाख है। आपका XC जो है आपका 500 ओम आ गया। तो आपका XC जो है आपका XC का वैल्यू क्या है बच्चों, XC का वैल्यू 500 ओम आ गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बच्चों, देखो अभी हमने निकाला तो XL जो है 100 था, XC जो है आपका 500 ओम आ गया। तो इन सारे रेजिस्टेंस में आप पता कर सकते हैं बच्चों, आपका रेजिस्टेंस जो है ये है इंडक्टिव, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC जो है आपका XL से आपका बड़ा है। तो उस टाइम आपका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, इस टाइप का बनेगा। इसके बाद आपका Z का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, Z, चलो हम इम्पीडेंस निकालेंगे Z। तो Z क्या चीज होती है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है बच्चों XL, तो पहले हमने पढ़ा था बच्चों कि यहाँ पे XL माइनस XC होता था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया XC माइनस XL लाया। क्यों लाया, क्योंकि आपका XC जो है इस टाइम बड़ा है 500 है, यहाँ पे XL जो है आपका 100 है, तो आपका 500 माइनस 100 होगा। तो अगर XL बड़ा होता तो यहाँ पे क्या होता XL माइनस XC होता। तो यहाँ पे XC माइनस XL लिखने का मेन मकसद क्या था बच्चों, कि आपका XC जो है आपका XL से बड़ा है। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, इम्पीडेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा बच्चों R के वैल्यू क्या है 300 का स्क्वायर प्लस XC है 500, इसके बाद XL जो 100 है, तो 500 में 100 निकालने से क्या होगा 400, तो आपका क्या होगा 400 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा Z इज इक्वल टू मेरे ख्याल से आपका अंडर रूट ऑफ 300 का स्क्वायर, या आपका Z आएगा अंडर रूट ऑफ 500 का, 500 का स्क्वायरिंग आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो Z जो है आपका 500 ओम आएगा ओमेगा। तो इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों क्या आपका फाई निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो बच्चों आपका क्या है, यहाँ पे फेजर डायग्राम में यहाँ पे ड्रा करूंगा। तो फेजर डायग्राम में क्या होगा आपका XC आपका XL से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमें पता है, यहाँ पे आपका क्या होता है R होता है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है XL, यहाँ पे क्या होता है आपका XC आपका बड़ा रखना है बच्चों। यहाँ पे VL होता था, यहाँ पे आपका VC होता था, इस केस में आपका VC बड़ा है, VL आपका छोटा है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे आपका इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा बच्चों आपके ये वाला बनेंगे XC माइनस XL। तो यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ होगा ये आपका 5 होगा बच्चों। तो ये बन गया आपका, ये बन गया आपका क्या बन गया बच्चों XC माइनस XL बन गया।
तो यहाँ पे हम टेंजेंट फाई लगाएंगे, फाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो आपका टेंजेंट फाई किसके बना होता है, तो ये वाला क्या बन गया बच्चों, आर, आपका आर, या आपका आर। तो टेंजेंट फाई किस बना, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, टेंजेंट फाई। तो टेंजेंट फाई निकालने से क्या होगा, फाई का वैल्यू आएंगे। तो आपका टेंजेंट ऑफ फाई इक्वल टू, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर बेस आपका एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो क्या बन गया बच्चों, एक्स सी क्या है आपका, एक्स सी 500 माइनस 100, जिससे क्या होगा आपका 400 अपॉन 300। इसके बाद 0 0 कैंसिल होने से क्या होगा 4/3। तो टेंजेंट फाई जो है आपका क्या हुआ 4/3। तो फाई के वैल्यू क्या होगा बच्चों, आपका 53 होगा। वो वाला ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा। तो आपका यहाँ से फाई के वैल्यू क्या आएंगे, आपका 53 आएंगे। तो बच्चों इस तरह से हम एलसीआर सर्किट पे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हम कर सकते हैं। तो आज हमने निकाला कि आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका एलसीआर सर्किट होगा, ये आपका फिक्स होगा, ये आपका फिक्स होगा, ये आपका वैल्यू दिया होगा। इसके बाद आप यहाँ से एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे दिया है। तो 550 साइन ऑफ 100t + 30। तो यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू क्या है 50, इसके साइन। तो आपका ओमेगा टी के बदले ओमेगा 100, इसके बाद 530। तो इस क्वेश्चन में आपका ये चीज़ आपको आइडिया आया होगा कि इसमें आपका वोल्टेज आगे है, वो आपका करंट भी उसके पीछे पीछे है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या निकाला, एक्सएल निकाला, इसके बाद एक्सी निकाला, इसके बाद इम्पेडेंस निकाला, इसके बाद आपका फेज एंगल निकाला फाई। तो यहाँ से हमने इससे निकाला बच्चों, तो एक्सएल भी निकाला, एक्सी भी निकाला, इसके बाद हमने इम्पेडेंस भी निकाला, इसके बाद आपका फाई भी निकाला। तो आपका ये वाला डायग्राम, फेजर डायग्राम, ये कब बनेगा, आपका फाई जो यहाँ पे नेगेटिव है तो कब बनेगा, आपका एक्सएल और एक्सी इन दोनों में आपको देखना है बच्चों कि आपका एक्सएल बड़ा है या आपका एक्सी बड़ा है। अगर एक्सी बड़ा है तो आपका डायग्राम हमेशा नीचे बनेंगे इस तरह से। अगर एक्सएल बड़ा है तो हमेशा आपका फेज जो है फाई जो है हमेशा ऊपर आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक जो है आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर के ऊपर। एक चैप्टर में अल्टरनेटिंग जो करंट जो है आप चैप्टर पढ़ा, इसमें आपका एलसीआर सर्किट पढ़ा, हमने रेजोनेंस पढ़ा, इसके बाद इम्पीडेंस पढ़ा। इस पहले हमने आपका एसी वोल्टेज टू एम्पीयर रेजिस्टिव सर्किट, एसी वोल्टेज टू एम्पीयर इंडक्टिव। इसके बाद हमने आपका फेज आपका क्या चीज़ होती है, आपका फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपका फेज क्या चीज़ होती है, एक ऑसिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके अंदर आपका फेज क्या चीज़ होती है भाई, वो हमने आप लोगों को पढ़ाया था। तो हमारे इस चैप्टर में आपका लॉस जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बच्चों आपका ट्रांसफार्मर। तो हम इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर बेसिकली होता है क्या क्या चीज़ है, उस ट्रांसफार्मर के आपका एडवांटेजेस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो उस ट्रांसफार्मर में क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों वो आपका ट्रांसफार्मर के ऊपर होगा। तो तब तक के लिए बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।